सुप्रीम कोर्ट ने वोट फॉर नोट मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने 1998 में दिए गए कैश फॉर वोट मसले पर 5 सदस्यीय पीठ के फैसले को पलट दिया है। दरअसल 1998 के पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों पर नोट के बदले वोट मामले में छूट की बात कही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि घूस लेकर वोट देना या भाषण देने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इसे सांसदों और विधायकों को मिले विशेषाधिकार से बाहर बताया। भले ही रिश्वत लेने वाले ने रिश्वत देने वाले को वोट न भी दिया हो तो भी इस मामले में इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। कोर्ट के मुताबिक रिश्वत चाहे सदन के भीतर ली जाए या बाहर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि कोर्ट के इस फैसले के बाद सांसदों और विधायकों पर इस मामले में प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के तहत केस चलाया जा सकता है। आपको बीते दिनों संसद में चला महुआ मोइत्रा का मामला याद होगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में जो सवाल पूछे, उन सवालों को उन्हें लिख कर दिया गया था। इसके बदले उन्हें महंगे उपहार हासिल हुए थे। इस मामले में संसद की कमेटी ने महुआ मोइत्रा को दोषी पाया था और इसके बाद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम जिस लोकतंत्र का दंभ भरते हैं, वहां एक सांसद या विधायक के ऊपर पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में केस तक नहीं चल सकता था। क्यों? क्योंकि वह सांसद या विधायक है, इसलिए। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला। कोर्ट के इस फैसले से न केवल संसद की गरिमा को स्थापित करने का मौका मिलेगा, बल्कि वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में यह एक अहम कदम साबित होगा। देखिए, जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने हुए ऐसे बाशिंदे होते हैं जिन्हें जनता संसद तक अपने सवाल उठाने के लिए पहुंचाती है। विधायिका में बैठे सांसदों और विधायकों का प्राथमिक काम जनता के हितों को संसद में उठाना होता है। जब वो काम भी ये घूस लेकर करें तो फिर क्या कहा जाए, और उस पर भी मुकदमा ना हो तो ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर सवाल उठाता है। अब हम समझ लेते हैं कि वो कौन से विशेषाधिकार हैं जो सांसदों और विधायकों तक को अभी तक इम्यून किए हुए थे। संसदीय विशेषाधिकार मूल रूप से ऐसे अधिकार होते हैं जो संसद सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर और हर सदन को सामूहिक तौर पर हासिल होते हैं। इनका जिक्र संविधान में संसद के मामले में अनुच्छेद 105(2) में और राज्य विधानमंडल के मामले में अनुच्छेद 194(2) में किया गया है। इन विशेषाधिकारों का मकसद संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सुनिश्चित करना है। तमाम आपाधापी और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। जी हां, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। वे दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक पाकिस्तान के वे पीएम पद पर रहे। गौरतलब है कि फरवरी 2024 में पाकिस्तान में आम चुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन इन चुनावों से कोई कॉन्क्रीट निर्णय सामने नहीं आया था। दरअसल पाकिस्तान के लाडले बेटे इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनकी पार्टी ने इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को समर्थन दिया था। उनके समर्थन वाले कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा चुनाव जीते, लेकिन पाकिस्तान की अन्य पार्टीज ने इमरान खान को सत्ता से बाहर रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इसी प्रयास में सामने आया एक गठबंधन जो कि नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच हुआ। इन दोनों पार्टीज के बीच एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ। इसके मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं और राष्ट्रपति के पद के लिए आसिफ अली जरदारी को समर्थन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत की पश्चिमी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। यह अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा रेखा से मतलब क्या है? इससे मतलब है कि इस बॉर्डर लाइन का निर्धारण किसी बाहरी शक्ति द्वारा किया जाता है। अब आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किस शक्ति के द्वारा किया गया था। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश में सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और आगजनी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि वहां की सरकार देश में कानून व्यवस्था लाना चाहती है।
हाल ही में ये माजरा कैरेबियाई देश हैती में देखने को मिला। दरअसल हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी केन्या गए थे। वहां वे एक समझौते के लिए गए थे जिसके तहत केन्या के नेतृत्व वाले मल्टीनेशनल सिक्योरिटी फोर्स को उनके देश में तैनात किया जा सके, जिससे क्रिमिनल गैंग्स के प्रकोप को झेल रहे देश में कानून व्यवस्था सुचारू तौर पर चल सके। लेकिन इसके बाद से ही हैती में इन क्रिमिनल गैंग्स ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद हैती की सरकार ने देश में 72 घंटे की इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। ये फैसला देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही हिंसा के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि कैरेबियन सागर में स्थित हैती अपनी सीमा डोमिनिक रिपब्लिक से साझा करती है। इसकी राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। बीबीसी के मुताबिक हैती ब्लैक लोगों के नेतृत्व वाला पहला गणतंत्र बना था, साथ ही आजादी हासिल करने वाला पहला कैरेबियन देश भी था। यहाँ एक और बात समझनी होगी कि हैती के लोकल लोगों की माने तो हैती को इंटरनेशनल मीडिया ने कभी भी सही ढंग से पोर्ट्रे नहीं किया। लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ गिरोह सक्रिय हैं जिनकी आपसी लड़ाई में हैती को एक विशेष हिंसक देश के तौर पर दिखाया जाता है। आपको दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो का नारा याद होगा। इसका भाव यही है कि हमें अपनी रूट्स यानी जड़ों की तरफ लौटकर अपने स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए। इस नारे को वर्तमान वक्त के लिहाज से देश की लीडरशिप ने डिकोड कर लिया है। इसीलिए भारत अपने सबसे पुराने उद्योगों में से एक वस्त्र उद्योग को रिवाइव करने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर भारत में सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट आयोजित किया गया था। भारत टेक्स नाम से इस इवेंट को नई दिल्ली के यशोभूमि में 26 से 29 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। इसके आयोजन की जिम्मेदारी केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के तहत कंसोर्टियम ऑफ टेक्सटाइल प्रमोशन काउंसिल्स के पास थी। वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार इसमें पार्टनर स्टेट्स के तौर पर शामिल हुए थे। इस पूरे इवेंट का मकसद भारत की टेक्सटाइल लेगेसी को दुनिया को दिखाना था, साथ ही भारत में वस्त्रों के स्तर पर पाई जाने वाली विविधता और भारत में वस्त्र उद्योग की संभावनाओं को भी तलाशा गया। इसके अलावा ये पूरा इवेंट 5F विजन पर आधारित था। यहाँ 5F से मतलब है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इस मौके पर इंडिया टेक्स भी लॉन्च किया गया। इंडिया टेक्स 4 सालों में 2023 से 27 के लिए UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक प्रोजेक्ट है। इसका मकसद टेक्सटाइल की पूरी वैल्यू चेन को सतत और सर्कुलर बनाना है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग डेनमार्क के विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है। वहीं इसे लागू भारत के वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। भारत में टेक्सटाइल यानी वस्त्रों का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में वस्त्रों के इतिहास की प्राचीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य पाषाण युग की गुफाओं में वेस्ट गारमेंट्स यानी अधो वस्त्रों का चित्रण दिखाई देता है। हालांकि वस्त्र उत्पादन के पुख्ता सबूत आद्य ऐतिहासिक काल से दिखाई देते हैं। हड़प्पा और चन्हुदड़ों से रेशम कीट के साक्ष्य भी हासिल हुए हैं। वहीं आज की स्थिति की बात करें तो भारत का वस्त्र उद्योग GDP में 2% की हिस्सेदारी रखता है। दुनिया में वस्त्र उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? हिसार, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम। दूसरा सवाल है, खबरों में रहा इंडिया टेक्स संबंधित है वस्त्र उद्योग, खनन उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग या फिर सेमीकंडक्टर उद्योग। चलिए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में चर्चा में आए पार्स 1 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का संबंध किस देश से है? इराक, ईरान, लीबिया या फिर जॉर्डन। सही विकल्प है ऑप्शन बी यानी ईरान। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में चर्चा में आए अगालेगा द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगालेगा द्वीप में चीन ने अपने सैन्य बेस का निर्माण किया है। अगालेगा द्वीप मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस के उत्तर में स्थित है। इन कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही या फिर दोनों कथन गलत? सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। बाहर घूमते हुए कभी आपके फोन की बैटरी डेड हुई है और आपने जल्दी से पब्लिक प्लेस पर मौजूद किसी भी पोर्ट से फोन चार्जिंग पर जरूर लगा दिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से हैकर्स आपके फोन से डेटा चुरा सकते हैं? इस घटना को कहते हैं जूस जैकिंग। ऐसी घटनाओं की आमद बढ़ने से RBI को भी चिंता हुई है। दरअसल बीते दिनों जूस जैकिंग टर्म सुर्खियों में था। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह खबरों में क्यों था। दरअसल RBI ने जूस जैकिंग के खतरे को लेकर मोबाइल फोन यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की थी। जूस जैकिंग आखिर है क्या? जूस जैकिंग शब्द पहली बार 2011 में खोजी पत्रकार ब्रायन क्रेब्स द्वारा गढ़ा गया था। जूस जैकिंग साइबर हमले का ही एक रूप है। इसमें हैकर्स सार्वजनिक USB चार्जिंग पोर्ट से कनेक्टेड डिवाइसेस को
मालवेयर से संक्रमित करके या हार्डवेयर में बदलाव करके डेटा चुरा लेते हैं। इसके लिए चार्जिंग पोर्ट्स में हेरफेर की जाती है। देखिए, हमारे मोबाइल्स में हमारी निजी और ज़रूरी जानकारियां मौजूद रहती हैं। इनमें पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, एड्रेस आदि सब कुछ शामिल होते हैं। हैकर्स इस डेटा को चुराकर साइबर फ्रॉड को अंजाम देते हैं। ऐसी घटनाएं होटल्स में, शॉपिंग मॉल में और एयरपोर्ट्स पर बहुत आम होती जा रही हैं। अगर कोई समस्या है तो समाधान भी होगा। जब आरबीआई ने समस्या बताई है तो इससे बचने का रास्ता भी बताया है। सबसे पहले तो आपको अपने फोन को पर्सनल चार्जर से अपने घर से चार्ज करके निकलना चाहिए, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कभी इमरजेंसी में ऐसा करना भी पड़े तो हमेशा अपने फोन में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेटेड रखना है। साथ ही वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई वीपीएन है क्या? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन एक तकनीकी सुरक्षा साधन है जो आपको इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से सर्फ करने में मदद करता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को एक ऐसे सिस्टम से गुजारने में मदद करता है जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहे। यह आपके इंटरनेट कनेक्शन को एक ऐसे सुरक्षित टनल के माध्यम से गुजारने में मदद करता है जिससे आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की निजता बनी रहे। जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपका डेटा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा देखा जा सकता है। वीपीएन का उपयोग करने से आप एक ऐसे नेटवर्क के जरिए इंटरनेट से जुड़ते हैं जो आपकी गतिविधियों को एक सुरक्षित सिस्टम में छुपाए रखता है। इससे आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी सेफ रहती है। अब आपके मन में एक और सवाल उठ सकता है कि आरबीआई को भाई ये चिंता क्यों हुई है? दरअसल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंकों के विनियमन यानी रेगुलेशन की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है। डिजिटल युग में बैंकिंग सर्विसेज इंटरनेट के जरिए मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़े हैं। इसी के मद्देनजर आरबीआई ने नवंबर 2023 में मास्टर डायरेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस रिस्क कंट्रोल्स एंड अश्योरेंस प्रैक्टिसेस जारी की थी, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू भी होंगी। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है और वो सवाल है कि यदि भारत में किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड की घटना घटित होती है तो रिपोर्ट कहां करना होता है? पेरिस में एफिल टावर ने एक मैसेज प्रोजेक्ट किया, माई बॉडी माई चॉइस। मैसेज का मकसद दुनिया को यह बताना था कि फ्रांस दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने अपने संविधान में महिलाओं को अबॉर्शन यानी गर्भपात का अधिकार दिया है। जी हाँ, दुनिया को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश देने वाले फ्रांस ने महिलाओं की ऑटोनॉमी समझते हुए गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के तौर पर शामिल किया है। देखिए, गर्भपात आज संवैधानिक अधिकार के तौर पर फ्रांस के लोगों को दिया गया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इससे पहले वहां अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता था। फ्रांस में अबॉर्शन साल 1975 से लीगल है। वैसे फ्रांस के राजनीतिक गलियारे में अबॉर्शन को लेकर खूब समर्थन है, लेकिन इसे संवैधानिक अधिकार बनाना ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि फ्रांस में संवैधानिक संशोधन बहुत रेयरली होते हैं। फ्रांस का संविधान 1958 में लागू हुआ था और तब से लेकर आज तक केवल 17 बार ही संशोधन किया गया है। अंतिम बार संशोधन साल 2008 में हुआ था। अब एक सवाल उठता है कि संवैधानिक अधिकार होते क्या हैं? ऐसे अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में किया जाता है, इनका उल्लंघन होने पर संविधान राहत पाने में मदद भी करता है। अब सवाल उठता है कि भारत में गर्भपात को लेकर क्या प्रावधान है? भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 लागू है। इसमें कुछ फिक्स्ड परिस्थितियों में मेडिकल ओपिनियन के बाद गर्भपात की अनुमति दी जाती है। इस एक्ट में महिला के लिए गर्भपात की अधिकतम सीमा को 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 हफ्तों तक कर दिया गया है। 1971 के एक्ट में 20 हफ्तों की सीमा तय की गई थी। ये बढ़ी हुई सीमा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यूज की जाती है। अब इन हफ्तों की कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं? देखिए, इसको जेस्टेशनल एज यानी गर्भावस्था की आयु कहा जाता है। इसे महिला के मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड के पहले दिन से कैलकुलेट किया जाता है। प्रेगनेंसी को 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन के बाद टर्मिनेट किया जा सकता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे महिला के साथ अगर रेप हुआ हो, वो माइनर है, या प्रेगनेंसी के दौरान महिला की वैवाहिक स्थिति बदल गई है, विधवा या तलाकशुदा महिला के केस में, महिला बड़ी शारीरिक अक्षमताओं की शिकार है या फिर मानसिक रूप से बीमार है, या जो बच्चा पैदा होगा वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, यदि महिला आपदा या इमरजेंसी की स्थिति में है, यदि महिला सरकार द्वारा घोषित आपदा या इमरजेंसी की स्थिति में है। मान लीजिए 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी है और उसको टर्मिनेट करने की याचिका है, तो मेडिकल बोर्ड के 4 सदस्यों की अनुमति की जरूरत होगी। साथ ही ये भ्रूण संबंधी असामान्यता के मामले में किया जा सकता है।
यूरोप के कुछ हिस्सों में CCS यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज को लेकर विरोध चल रहा है, लेकिन यूरोप के एक देश जर्मनी ने सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए अपने कुछ उद्योगों जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में कार्बन कैप्चरिंग को अलाउ किया है, ताकि जर्मनी 2045 तक अपने कार्बन न्यूट्रल होने के टारगेट को पूरा कर सके। जर्मनी यूरोप में सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है। हम CCS तकनीक के विरोध की वजह को समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में कारगर समझी जा रही CCS आखिर है क्या। देखिए, CCS किसी एक तकनीक का नाम नहीं है, इसमें कई सारी तकनीकें काम करती हैं। इनका मकसद होता है बड़े पावर प्लांट्स या रिफाइनरी से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके पृथ्वी के नीचे ट्रैप करना। CCS कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल से अलग है, जिसमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में कहा जाता है कि 90% तक CO2 को कैप्चर करके स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये प्रोजेक्ट्स जिस एफिशिएंसी का दावा करते हैं, असल में इनके हाथ उतनी सफलता नहीं लगती। दूसरा, ये तकनीक बहुत महंगी पड़ती है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट दावा करती है कि अगर ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही ना हो, तो वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा, जैसे कि पवन चक्की से ऊर्जा का उत्पादन। वर्तमान समय में कोई देश कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा उसके रक्षा क्षेत्र में खर्च को देखकर ही लगाया जाता है। चीन हो या USA, स्टॉकहोम पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में रक्षा में खर्च के मामले में ये पहले या फिर दूसरे नंबर पर ही रहते हैं। वक्त की नजाकत को समझते हुए भारत भी अपने रक्षा क्षेत्र में किसी देश पर डिपेंड रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में है। अगर भारत के रक्षा खर्च की बात करें तो भारत 76.6 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत के स्टार्टअप निभा सकते हैं। इसे समझते हुए नई दिल्ली में आयोजित डिफेंस एक्सपो डिफ कनेक्ट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना लॉन्च की है। यहाँ अदिति से मतलब है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। इसका मकसद स्टार्टअप्स को रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए 25 करोड़ रुपए तक की ग्रांट मुहैया कराना है। सरकार के मुताबिक ये योजना युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देगी और देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 2024 से 2026 तक के लिए 750 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इससे इसी टाइम फ्रेम में 30 डीप टेक क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विकसित की जा सकेंगी। चलिए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, अदिति योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड या फिर भारत? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? हिसार, फरीदाबाद, पंचकुला या फिर गुरुग्राम? सही जवाब है विकल्प ए, हिसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, खबरों में रहा इंडिया टेक्स संबंधित है वस्त्र उद्योग, खनन उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग या फिर सेमीकंडक्टर उद्योग से, और सही जवाब है विकल्प ए, वस्त्र उद्योग। आपने अपने स्कूली जीवन में अनुभव किया होगा कि जो बच्चे शैतानी करते होंगे, क्लास मॉनिटर उनका नाम बोर्ड पर लिख देते थे। वैश्विक स्तर पर मीथेन का उत्सर्जन करने वालों के लिए एक ऐसा ही तरीका इजाद किया गया है। हाल ही में USA स्थित एक नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंटल एडवोकेसी ग्रुप एनवायरमेंटल डिफेंस फंड ने मीथेन सेट सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो न केवल मीथेन एमिशन को ट्रैक करेगा बल्कि एमिशन करने वालों को नेम एंड शेम भी करेगा। वॉशिंग मशीन के आकार का यह सैटेलाइट ऐसा पहला सैटेलाइट नहीं है जो मीथेन के उत्सर्जक देशों को पहचान करेगा, लेकिन ये ज्यादा जानकारी मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है। आइए हम समझते हैं कि मीथेन से ऐसी क्या समस्या है जिसके लिए सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरे नंबर पर जिम्मेदार है। औद्योगिक क्रांति के बाद से मीथेन ने वैश्विक तापन में 30% की भूमिका निभाई है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के मुताबिक मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा मीथेन जमीनी स्तर की ओजोन के निर्माण में भूमिका निभाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओजोन तो हमारे लिए जरूरी है। जरूरी तो है, लेकिन वो समताप मंडल में पाई जाती है।
समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, लेकिन क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन नुकसान पहुंचाती है। मीथेन सेट का मकसद मीथेन के उत्सर्जन को कम करने में भूमिका निभाना है। अब इस उलझन को भी सुलझा सकते हैं कि मीथेन सेट काम कैसे करेगा। ये सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के 15 चक्कर लगाएगा। ये ऑयल और गैस सेक्टर को मॉनिटर करेगा, जिसे डाटा कलेक्ट करके ये पता किया जा सकता है कि किस क्षेत्र से कितना उत्सर्जन हो रहा है। इस डाटा को पब्लिक के लिए रियल टाइम में फ्री में मुहैया कराया जाएगा। अभी तक जो भी सैटेलाइट इस डायरेक्शन में काम कर रहे थे वे थोड़े सोर्सेज को तो ट्रैक कर लेते थे, लेकिन छोटे सोर्सेज को ट्रैक करने में नाकाम रहते थे, जबकि छोटे सोर्सेज ग्लोबल वार्मिंग में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर और भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें से एक है ग्लोबल मीथेन प्लेज। प्लेज का मतलब होता है एक प्रकार की शपथ, यानी कि देश इस बात की शपथ लेंगे कि वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसकी घोषणा ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित COP26 के दौरान की गई थी। अभी तक तकरीबन 150 देशों के द्वारा इस पर साइन किया गया है। इसका मकसद मीथेन के उत्सर्जन में 2030 तक 2020 के मुकाबले 30% की कमी करना है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कैसे हैं? इस बात को ऐसे समझिए कि पृथ्वी की सतह के नजदीकी तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके लिए मुख्य तौर पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जिम्मेदार हैं। अब सवाल है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता क्या है? देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल को पार करता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। गर्म सतह ऊष्मा यानी हीट का इमिशन करती है, लेकिन यह ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में जाने की बजाय वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है और वातावरण गर्म हो जाता है। दुनिया भर के लोग चांद पर जाने का सपना देख रहे हैं। रूस और चीन चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की तैयारी में हैं। जी हां, रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के मुखिया यूरी बोरिसोव का एक बयान आया है। उनके मुताबिक रूस और चीन मिलकर 2033 से 35 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का विचार कर रहे हैं। दरअसल इन दोनों देशों को अंदेशा है कि भविष्य में अब चंद्रमा पर बस्ती बन जाएगी तो सोलर पैनल्स चंद्रमा पर रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुहैया नहीं करा सकेंगे। ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट से ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। चीन और रूस चंद्रमा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जैसा कि रूस का दावा है कि वे चंद्रमा पर खनन करेंगे, तो चीन का कहना है कि 2030 तक पहला चाइनीज एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर पहुंचेगा। इन दावों के विपरीत पिछले साल रूस का चंद्र मिशन लूना 25 क्रैश कर गया था। हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे, जिसे लेकर दुनिया भर के देश इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। साथ ही ये पृथ्वी के बाहर इकलौता ऐसा स्थान है जहां इंसान पहुंच सका है। यह पृथ्वी के लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। मतलब यह है कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी घूर्णन कर रहा है। इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। इस फेनोमेना को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर रिएक्टर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का एक तरीका है। इसमें परमाणु विखंडन का सिद्धांत काम करता है। इस तकनीकी को कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पादन का बड़ा जरिया माना जाता है, लेकिन ये एक महंगा तरीका है। इसलिए दुनिया भर के देशों के लिए पूरी तरह इस पर मूव कर पाना मुश्किल है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि भारत इंडस्ट्री 4.0 में प्रवेश कर गया है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स एंड इकोनॉमिक एस्पोनेज को संबोधित कर रहे थे। इनका आयोजन एसोचैम और विधि आयोग द्वारा मिलकर किया गया था। इस मौके पर उन्होंने ट्रेड सीक्रेट्स को हर दौर के लिए जरूरी बताया। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम देश की सबसे पुरानी शीर्ष व्यावसायिक संस्था है। हम समझेंगे कि इंडस्ट्री 4.0 से क्या मतलब है। इसके लिए हमें औद्योगिक क्रांति की क्रोनोलॉजी को समझना होगा। 18वीं शताब्दी में मशीनों के जरिए उत्पादन की शुरुआत हुई।
जिसमें पानी और भाप का इस्तेमाल हुआ। इसे इंडस्ट्री 1.0 कहा गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में श्रम और मशीन की सहायता से असेंबली लाइन के जरिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत हुई। यह इंडस्ट्री 2.0 कहलाई। वहीं 20वीं शताब्दी में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से ऑटोमेटिक उत्पादन की शुरुआत हुई। इसे इंडस्ट्री 3.0 कहा गया। ठीक उसी तरह अब 21वीं शताब्दी में इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग पर काम जारी है, जिसमें डाटा क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स अहम भूमिका अदा कर रहे हैं और इसे इंडस्ट्री 4.0 कहा जा रहा है। इंडस्ट्री 4.0 4 मुख्य कारकों पर आधारित है: कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा। इंडस्ट्री 4.0 में स्मार्ट फैक्ट्री की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। वहीं ट्रेड सीक्रेट्स, गोपनीय सूचना पर आधारित ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं जिन्हें बेचा जा सकता है या फिर जिन पर लाइसेंस जारी किया जा सकता है। अगर उदाहरण से समझें तो कोका कोला कंपनी का कोक बनाने का फॉर्मूला ट्रेड सीक्रेट के तहत ही आता है। सरनेम में क्या रखा है? भारत में विवाहित महिलाओं के लिए यह कहना आसान नहीं होता। दोस्तों, आपने भी अपने घर परिवार में गौर किया होगा कि विवाह के बाद अक्सर महिलाओं का सरनेम उनके ससुराल के सरनेम के साथ ही बेस्ड होता है। ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। मामला ये था कि एक तलाकशुदा महिला को वापस अपनी शादी से पहले वाले सरनेम पर रिवर्ट करना था, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक महिला को ऐसा करने के लिए तलाक के कागजात या पति से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेश करना होगा। याचिका में अधिसूचना पर इस आधार पर सवाल किया गया था कि यह जेंडर बायस माइंडसेट को दिखाता है, साथ ही संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा ये महिलाओं द्वारा समाज में अपनी पहचान कायम करने में आने वाली चुनौतियों को भी दिखाता है। आइए हम समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहला तो ये महिलाएं जो शादी के बाद अपने पति का सरनेम यूज नहीं करती, उन्हें कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलने से लेकर बच्चे का स्कूल एडमिशन और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने तक में आती हैं। एक ऐसा देश जहां जातिवाद के चलते समाज हायरार्कीज की चुनौतियों से लड़ रहा है, उसमें शादी जैसे रिश्ते में किसी एक को अपर हैंड देना कहां तक ठीक है। दूसरा, ये संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, मसलन अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार और 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। तीसरा, ये मुद्दा भारत में लैंगिक असमानता को भी दिखाता है। यूनाइटेड नेशंस का भी मानना है कि दुनिया में मानवाधिकार के मामले में सबसे बड़ी चुनौती है लैंगिक समानता को हासिल करना। इसलिए जरूरत है लेजिस्लेटिव सपोर्ट और एक ऐसे सामाजिक ढांचे को तैयार करने की जो लैंगिक समानता को हासिल करने में मददगार साबित हो। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम खतरनाक है। वैश्विक तापमान के लिए सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही हैं, ना तो एक ना ही दो। चलिए अब एक और नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर क्या प्रश्न पूछे गए थे और समझते हैं उनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न था, अदिति योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड या फिर भारत? इसका सही विकल्प है ए यानी फ्रांस। आप जब भी यूरोपियन यूनियन का नाम सुनते हैं, आपके जेहान में यूरोप के तमाम देशों का नाम आता होगा। दरअसल यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का ऐसा समूह है जिसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद रोम की संधि के साथ कॉमन पार्लियामेंट से हुई थी। 1990 से 1999 के दौर में ईयू यानी यूरोपियन यूनियन कॉमन करेंसी, सिंगल मार्केट और बॉर्डर फ्री ट्रेवल तक विस्तारित किया गया। दोस्तों, हम यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं? दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना ने यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर ही एक प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने D8 समूह के मुस्लिम देशों के लिए एक कॉमन करेंसी का प्रस्ताव दिया है, जिससे इन देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। ये बात उन्हें D8 समूह के व्यवसाय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान कही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जनाब ये D8 है क्या? देखिए,
D8 8 उन मुस्लिम देशों के समूह हैं जो आपस में आर्थिक सहयोग के लिए काम करते हैं, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। इसका मुख्यालय तुर्की के इस्तांबुल में स्थित है। इस संगठन के गठन का विचार भी तुर्की के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर नेकमेट्टिन एकबारकन ने किया था। अब ये देश मिलकर करते क्या हैं? ये देश व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। अगर किसी देश का व्यापार बढ़ेगा तो अल्टीमेटली फायदा किसे होगा? उसी देश के लोगों को। तो इस तरह D8 का मकसद अपने देश के निवासियों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार करना ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समूह को D8 क्यों कहा जा रहा है? तो सिंपली यहाँ D8 से मतलब कुछ और नहीं है बल्कि डेवलपिंग से है। अब हम जिस खबर पर बात करने वाले हैं उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। UN की माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक साल 2023 में 8,565 लोगों की मौत माइग्रेशन रूट्स पर हुई है। ये आंकड़े मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट के तहत जारी किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि ये मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट किसका है? तो ये UN की एजेंसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, उसका ही ये पहल है। इस एजेंसी के बारे में जानने से पहले कुछ टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। ये हैं माइग्रेशन यानी उत्प्रवासन, इमिग्रेशन यानी अप्रवासन और माइग्रेशन यानी प्रवासन। उत्प्रवासन से मतलब अपने घरेलू देश से किसी दूसरे देश में जाने से है। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप भारत से ब्रिटेन जाते हैं तो इसे एमिग्रेशन यानी उत्प्रवासन कहा जाएगा। उत्प्रवासन के पीछे का कारण जीवन की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार के बेहतर अवसर से है। वहीं इमिग्रेशन यानी अप्रवासन से मतलब किसी दूसरे देश में जाकर स्थायी तौर पर बसने से है। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति भारत से USA जाता है तो इसे इमिग्रेशन कहते हैं। यहाँ मकसद नौकरी या शिक्षा से होता है, जबकि इमिग्रेशन का मतलब USA पहुंचने से है। जब वहां की सरकार दूसरे देशों से आने वाले लोगों की बात करेगी तो इमिग्रेशन शब्द का इस्तेमाल होगा, जबकि माइग्रेशन या प्रवासन दोनों ही परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। लोग कहीं से आए या कहीं पहुंचे, माइग्रेशन या प्रवासन का प्रयोग किया जाता है। लगे हाथ IOM को भी समझ लीजिए। IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का गठन 1951 में हुआ था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप में बड़े स्तर पर लोग डिस्प्लेस हुए थे। इन लोगों के प्रबंधन के लिए ही इसका गठन हुआ था। ये UN के तहत एक इंटरगवर्नमेंटल संस्था के तौर पर काम करती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसमें 175 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत के केंद्रीय बैंक RBI और बैंक इंडोनेशिया ने एक MOU साइन किया है। देखिए, MOU एक तरह का समझौता होता है जिसमें हर बात व्यापक तौर पर डिटेल में मेंशन की जाती है। MOU आमतौर पर दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि ये लीगली बाइंडिंग हो। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यह समझौता किस मकसद से किया गया है। समझौते के तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में लोकल करेंसीज मसलन भारत का रुपया और इंडोनेशियाई रुपये को बढ़ावा दिया जाएगा। समझौते के फ्रेमवर्क पर RBI के गवर्नर शशिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारिजियो के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो पेमेंट किसी इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त करेंसी में किया जाता है। आमतौर पर USA का डॉलर यूज किया जाता है, लेकिन जब दो देशों के बीच अपनी करेंसी में व्यापार के लिए समझौता किया जाता है तो इसे सेटलमेंट टाइम भी कम हो जाता है। साथ ही देशों का विदेशी मुद्रा भंडार भी मेंटेन रहता है। इस समझौते से भारत के इंडोनेशिया के साथ आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होंगे। आपको बता दें कि इंडोनेशिया भूमध्य रेखा पर स्थित एक देश है। यह कई हजार द्वीपों से मिलकर बना है। इसे मुख्यतः 4 समूहों में बांटा जाता है: ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह, लेसर सुंडा द्वीप समूह, मोलुकास द्वीप समूह और न्यू गिनी। इन समूहों में ही इसके कुछ अहम द्वीप शामिल हैं। ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह में इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीप शामिल हैं: सुमात्रा, जावा, बोर्निया और सुलावेसी। आर्थिक कानूनों को सरल बनाने के मकसद से नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को नीति फॉर स्टेट्स नाम दिया गया है। इस समय सरकार की पॉलिसी मेकिंग 4 पिलर्स पर आधारित है। इन पिलर्स में फिजिकल, सोशल एंड डिजिटल अवसंरचना, समावेशी समृद्धि, विनिर्माण को बढ़ावा देना और सिंप्लीफिकेशन। अब जो नीति फॉर स्टेट्स
प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो इन चौथे पिलर्स के तहत ही है। सिंप्लीफिकेशन माने साधारीकरण। देखिए, हम जानते हैं कि भारत पर लंबे वक्त तक ब्रिटिशर्स ने शासन किया था, तो ज्यादातर कानून उसी वक्त के बने हुए हैं। इन कानूनों को ब्रिटिशर्स ने जनता की भलाई या सुविधा के लिए नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया था। इन कानूनों को औपनिवेशिक कानून कहा जाता है। जैसे कि भारत में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 लागू किया गया था, जिसे टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के द्वारा रिप्लेस किया गया है। इसी तरह सरकार उस दौर के कानूनों को हटाकर देश की वर्तमान जरूरतों के मुताबिक कानून लागू कर रही है। नीति फॉर स्टेट्स एक रिपोजिटरी की तरह है जिसमें तकरीबन 10 क्षेत्रों मसलन कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल विनिर्माण, एमएसएमई, शहरीकरण और जल संसाधन के दस्तावेज उपलब्ध होंगे। इस प्लेटफॉर्म को सरकार के एआई टूल भाषणी के द्वारा भी सपोर्ट किया जाएगा। एआई टूल भाषणी वर्तमान में 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। भाषणी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद भाषा के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच उपलब्ध कराना, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती तकनीकियों का लाभ उठाकर नागरिकों के लिए नवीनतम सेवाएं प्रदान की जा सकें। चलिए, वक्त हो चला है आज के बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को जान लेने का। पहला प्रश्न है, D8 समूह संबंधित है मुस्लिम देशों का एक समूह, एक इंटरनेशनल पुलिस ग्रुप, जासूसी समूह या फिर एआई कंपनी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, जिनेवा, तुर्की या फिर नई दिल्ली में। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कल बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम खतरनाक है। वैश्विक तापन के लिए सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही हैं, ना तो एक ना ही दो। तो इसका दूसरा कथन सही है, यानी विकल्प बी सही है। तमाम जद्दोजहद और लंबी वार्ता के बाद फाइनली स्वीडन को नाटो की सदस्यता आधिकारिक तौर पर हासिल हो गई है। स्वीडन के शामिल होने के बाद अब नाटो में कुल 32 सदस्य हो गए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नाटो क्या है और स्वीडन इसकी सदस्यता क्यों नहीं ले पा रहा था, सदस्य क्यों नहीं बन पा रहा था। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है नाटो। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक राजनीतिक और सैनिक गठबंधन है। नाटो के नाम और उसके स्थापना साल से आप जान पाएंगे कि नाटो का मकसद क्या रहा होगा। इसका गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वॉशिंगटन में। ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। यूएसए और सोवियत संघ 2 खेमों में दुनिया बटी हुई थी। दोनों ही अपनी ताकत ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने पाले में करके दिखाना चाह रहे थे। नाटो का प्राथमिक मकसद सोवियत संघ के दायरे को सीमित करना था। आपको पता ही है, यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ने की एक वजह नाटो भी है। दरअसल यूक्रेन की नाटो का सदस्य बनने की इच्छा है। ऐसे में होगा ये कि नाटो रूस की सीमा के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा। दूसरा, एक वक्त पर यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। आज रूस ही सोवियत संघ का वारिस है, तो यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस को कतई नहीं सुहाता। बहरहाल हम जानते हैं कि नाटो काम कैसे करता है। नाटो मूल रूप से सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इस सिद्धांत का जिक्र इसके घोषणा पत्र के अनुच्छेद 5 में किया गया है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद लागू किया गया था। इसके सभी सदस्यों का कुल सैनिक खर्च दुनिया के रक्षा खर्च का 70% से ज्यादा है। आपको बता दें, भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है। अब एक आखिर सवाल कि स्वीडन क्यों नाटो का मेंबर नहीं बन पा रहा था? दरअसल इसमें आड़े आ रही थी नाटो के सभी सदस्यों की सहमति। स्वीडन की सदस्यता के लिए तुर्की और हंगरी ने आपत्ति जाहिर की थी। तुर्की और हंगरी दोनों की स्वीडन के साथ अलग अलग समस्याएं हैं। हंगरी को लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ को लेकर की गई स्वीडन की टिप्पणी नागवार गुजरी थी, तो तुर्की की समस्या स्वीडन में मौजूद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को लेकर थी। अब आप ये सोच सकते हैं कि इतने बड़े संगठन में अगर तुर्की और हंगरी राजी नहीं भी हुए तो क्या हो गया? स्वीडन को मेंबरशिप तो दी जा सकती थी, लेकिन नहीं। नाटो में किसी भी नए मेंबर को शामिल करने के लिए हर एक सदस्य की
सहमति यानी सभी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस मौके पर हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में डिटेल में जानेंगे। हिंदू धर्म में ये ज्योतिर्लिंग बहुत अहमियत रखते हैं। ज्योतिर्लिंग एक पिलर ऑफ लाइट है। मान्यता के मुताबिक एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस हुई कि सुप्रीम क्रिएटर यानी सर्वोच्च निर्माता कौन है। इस तर्क को निपटाने के लिए भगवान शिव एक पिलर ऑफ लाइट यानी ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्हें अंत ढूंढने को कहा। दोनों ही नहीं खोज पाए, इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की न शुरुआत है न अंत। हर ज्योतिर्लिंग की एक कहानी है। ये ज्योतिर्लिंग पूरे भारत भर में चारों दिशाओं में स्थित हैं। हम भारत के उत्तरी हिस्से से शुरू करते हैं। भारत के उत्तराखंड में है केदारनाथ। केदारनाथ समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। गढ़वाल हिमालय में स्थित ये ज्योतिर्लिंग मंदाकिनी नदी के किनारे है। इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जो कि 7वीं शताब्दी के दौरान लिखा गया था। अभी हमें मंदिर की जो संरचना देखने को मिल रही है उसका निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। केदारनाथ में भगवान शिव का स्वरूप शंकु के आकार का है। केदारनाथ को लेकर मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही सगे संबंधियों की हत्या का प्रायश्चित करना चाहते थे। उन्हें सलाह दी गई कि वे भगवान शिव से माफी मांग लें, लेकिन भगवान शिव उन्हें माफी नहीं देना चाहते थे, सो वो बैल के रूप में जमीन में कहीं छिप गए थे। तब भीम ने उनकी पूंछ और पैरों को खींचा, लेकिन वे 5 स्थानों पर ही प्रकट हुए। इनमें केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल और सिर निकले। इन 5 जगहों पर पांडवों ने मंदिर बनवाए। इन 5 को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। आपको साल 2013 की बाढ़ याद है? मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बहुत डैमेज हुआ था, लेकिन केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रह गया था। उत्तराखंड से अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां काशी विश्वनाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग स्थित है। भगवान शिव का ये मंदिर गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। फिर 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर पर आक्रमण किया। इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वर्तमान मंदिर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था। साल 2021 में भारत सरकार ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर तैयार करवाया है। अब चलते हैं झारखंड में स्थित बैद्यनाथ धाम। कहते हैं कि रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना करके वरदान मांगा था कि वो उसे सर्वशक्तिमान बना दे। इसके लिए उसने बलिदान के रूप में अपने 10 सिरों में से हर एक को एक के बाद एक चढ़ाया। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और पृथ्वी पर आए घायल रावण को ठीक किया। अब चूंकि भगवान शिव ने इलाज किया था, जिसने उन्हें डॉक्टर या वैद्य के बराबर बना दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बैद्यनाथ धाम। झारखंड के देवघर में स्थित इस मंदिर की महत्ता मुस्लिम काल में भी रही। मुगल सम्राट अकबर के काल में यहाँ पर एक तालाब बनवाया गया, जिसे मान सरोवर के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर भारत में गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास पाटन में है। ये पौराणिक नदी सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदियों के संगम पर स्थित है। सोमनाथ को सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर को चंद्र देवता यानी चंद्रमा ने बनवाया था, इसीलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है। मंदिर का जिक्र अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में किया था। इस मंदिर को विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया। इनमें महमूद गजनी, अफजल खान, अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर मुजफ्फर शाह महमूद और बाद में औरंगजेब, कई शासकों ने मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया। इनमें उज्जैनी के श्री विक्रमादित्य, वल्लभी राजा, अनहिलवाड़ा के भीमदेव और जूनागढ़ के राजा का नाम आता है। इसका लगभग 17 बार पुनर्निर्माण कराया गया है। आधुनिक संरचना का निर्माण भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1947 और 1951 के बीच किया गया है। वर्तमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा साल 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। गुजरात में ही सौराष्ट्र के तट पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ पर शिवलिंग द्वारका शिला से बना है और इस पर छोटे छोटे चक्र हैं। शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के आकार में है। गुजरात से हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। यहाँ पर त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। त्रयंबकेश्वर मंदिर त्रयंबक में स्थित है, जो नासिक से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। गोदावरी नदी त्रयंबक के पास से निकलती है।
इस मंदिर के चारों ओर 3 पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालागिरी। मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। ये पूरा मंदिर ब्लैक सैंडस्टोन से बनाया गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की मुख्य विशेषता ये है कि ज्योतिर्लिंग तीनों देवताओं शिव, विष्णु और ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ही मुख्य देवता हैं। ये एकमात्र स्थान है जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा को भी ऑनर करता है। महाराष्ट्र में ही स्थित भीमाशंकर मंदिर पुणे से लगभग 125 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत के घाट क्षेत्र में स्थित है। यहीं से भीमा नदी निकलती है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। शिखर जैसी संरचनाएं 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के नाना फडणवीस द्वारा जोड़ी गई। घृष्णेश्वर मंदिर भी महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। ये सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे छोटा है। मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर लाल पत्थर पर उकेरे गए भगवान विष्णु के दशावतारों को देखा जा सकता है। महाराष्ट्र से हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर स्थित हैं। महाकाल मंदिर पहली बार कब अस्तित्व में आया, इस बारे में ठीक कुछ कहना मुश्किल है। पुराणों के मुताबिक इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा ने की थी। 6ठी शताब्दी में राजा चंड प्रद्योत द्वारा राजकुमार कुमार सेन को महाकाल मंदिर के लॉ एंड ऑर्डर के लिए नियुक्त किया गया था। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम और मेघदूतम में महाकाल मंदिर का जिक्र किया है। महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। महाकाल की पूजा निराकार रूप में की जाती है। महाकाल इकलौते ऐसे ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाने जाते हैं जो कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी में बने मांधाता द्वीप पर स्थित है। कहा जाता है कि मांधाता द्वीप पवित्र ओम चिन्ह के आकार का है। अब हम चलेंगे आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी लिंगम 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा 18 महाशक्ति पीठ में से 6वां श्री ब्रह्मरंबा देवी का मंदिर है। गौरतलब है कि श्रीशैलम एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। यहाँ शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। श्रीशैलम को श्रीगिरी, श्री पर्वतम और श्रीनंगनम के नाम से जाना जाता है। श्रीशैलम को पृथ्वी पर कैलाश माना जाता है। अंत में चलते हैं तमिलनाडु, जहां है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के मकसद से की थी। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2022 में यूपीएससी के एक सवाल पर गौर करिए। प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री ने हाल ही में वेरावल में सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। सोमनाथ मंदिर का विवरण अल-बरूनी ने दिया था। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वर्तमान मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है इसका विकल्प ए। इधर वैश्विक स्तर पर भारत के हिस्से आ रही है एक अच्छी सी खबर। दरअसल IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भारत को पूर्ण सदस्यता देने के लिए वार्ता शुरू करने वाली है। देखिए, भारत ने बीते अक्टूबर इसका फुल मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया था, तो अब IEA वाले इस पर विचार करने को राजी हो गए हैं। अभी तक भारत को एसोसिएशन कंट्री का दर्जा हासिल है। हम जानेंगे कि भारत को क्या फायदा होने वाला है, लेकिन उससे पहले IEA है क्या? साल 1974 में गठित IEA का मकसद था ऑयल सप्लाई को सुनिश्चित करना। हालांकि इसका कोर आइडिया ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना ही है। अगर भारत को फुल मेंबरशिप मिल जाती है तो ये पहला देश होगा जो OECD क्लब से बाहर का है जिसे IEA में फुल मेंबरशिप हासिल होगी। OECD क्या है? OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल होते हैं। अब बात करते हैं भारत के फायदे की। देखिए, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। अगर भारत IEA में शामिल होता है तो दुनिया के ऊर्जा निर्णयों में भारत का वैश्विक दबदबा बढ़ जाएगा। दूसरा,
आईईए के पास ऊर्जा सुरक्षा में एक्सपर्टीज है और भारत का सपना है कि गैर जीवाश्म संसाधनों से ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा हासिल हो, तो भारत आईईए के अनुभवों को अपने देश की जरूरतों के मुताबिक अपना सकेगा। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, उसके लिए आपकी तारीफ होती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ही खुशी हमारे देश भारत को हासिल हुई है। भारत को मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप के द्वारा सम्मानित किया गया। दरअसल भारत ने इन दोनों बीमारियों से निपटने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। भारत को ये अवार्ड अमेरिकन रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में दिया गया है। मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी संस्थाएं जैसे अमेरिकन रेड क्रॉस, गावी, यूएससीडीसी, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ शामिल हैं। भारत को ये अवार्ड क्यों मिला है, इस पर बात करने से पहले हम इन दोनों बीमारियों के बारे में थोड़ा जानते हैं। मीजल्स यानी खसरा एक बेहद संक्रामक बीमारी है जो कि वायरस से होती है। ये संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने से भी फैलती है। कई बार तो ये व्यक्ति की मौत का कारण तक बन जाती है। ये रोग किसी को भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर बच्चों को होता है। रूबेला भी वायरस से होने वाला एक संक्रामक रोग है। ये भी एक एयरबॉर्न मतलब हवा से फैलने वाली बीमारी है। अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही बीमारियां वैक्सीन से प्रिवेंट करने लायक हैं, प्रिवेंटेबल हैं। साथ ही दोनों के लिए वैक्सीन मौजूद भी है। इसमें असली समस्या है वैक्सीनेशन न हो पाने का, और भारत ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में इन बीमारियों की वैक्सीन को शामिल किया गया है। टीकाकरण को बढ़ावा देने के मकसद से भारत सरकार साल 2014 से मिशन इंद्रधनुष चला रही है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किस देश को नाटो की सदस्यता हासिल हुई है? भारत, स्वीडन, यूक्रेन या फिर रूस? अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के पास स्थित है? क्षिप्रा, नर्मदा, बेतवा या फिर चंबल? आइए देखें पिछले बुलेटिन में हमने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, D8 समूह संबंधित है मुस्लिम देशों का एक समूह, एक इंटरनेशनल पुलिस ग्रुप, जासूसी समूह या फिर AI कंपनी? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मुस्लिम देशों का एक समूह। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, तुर्की या फिर नई दिल्ली? सही जवाब है जेनेवा यानी विकल्प बी।